हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक की कर रहे थे, उसमें आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के भाग 3 में, और आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक में। ये इनमें जो है फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं पार्ट 3 में संविधान के। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। यह संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को इनको लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 13। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ये किसके संदर्भ में जो है संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। ये है अनुच्छेद 14 से 18 में। ये इसका जो अनुच्छेद 14 से 18 है, इसमें समानता के अधिकारों का विस्तार किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। राइट ऑफ इक्वलिटी की बात हो रही है, तो वो संबंधित है कौन सा? आर्टिकल 14। नेक्स्ट है, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर, यहाँ पर ये जो है जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर जो है विवेदिका प्रतिषेध अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 15 में क्या है? एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन जो है जिसे समानता के अधिकार के अधीन क्या है? वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसे समाजवाद को। ये है कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 14 से 16। अनुच्छेद जो है 14 तथा 16 में ये जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। अवसर की समानता की गारंटी तो वो है अनुच्छेद 16 का खंड 1 और 16 का खंड 2। ये अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है लोक नियोजन के विषय में भारत के जो है सभी नागरिकों को। अब यहाँ पर हम ये संवैधानिक उपबंधों की बात कर लेते हैं। इसमें देखते हैं संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध जो है कि कुछ केवल भारतीयों को जो है प्राप्त है, केवल ये इधर देख लेते हैं हम यहाँ पर जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, और विदेशी जो कौन कौन से हैं? जो विदेशी और भारतीयों दोनों को प्राप्त है मूल अधिकार। और यहाँ पर देखेंगे केवल हम जो भारतीय केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो केवल भारतीयों को प्राप्त है मूल अधिकार। यहाँ पर पहला, ये जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विवेदिका प्रतिषेध, ये किसमें है? ये अनुच्छेद 15 में। ये केवल किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है केवल किसे? भारतीयों को। ये जो है फंडामेंटल राइट्स है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट जो प्राप्त है भारतीयों को वो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16 में। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल ये 19 है। इसमें सभी भारतीयों को प्राप्त ये एक फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। ये आर्टिकल 29 में है, और ये केवल भारतीयों को प्राप्त जो है फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये भी जो है केवल भारतीयों को जो है प्राप्त है फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल किसमें है? 30 में। यहाँ पर ये जो 5 है, ये केवल किसे?
5 फंडामेंटल राइट्स हैं ये केवल जो है भारतीयों को प्राप्त है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है ये 7 फंडामेंटल राइट्स हैं ये जो भारतीय और विदेशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। पहला है यहाँ पर विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, ये किसमें है? आर्टिकल 14 में, और ये जो है दोनों को प्राप्त है, भारतीयों और विदेशी नागरिकों को। नेक्स्ट है यहाँ पर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 में है, और ये भी भारतीयों और नागरिकों को दोनों को, भारतीयों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है इसमें आर्टिकल 23 और 24 में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में। तो ये जो 7 यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये जो है भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो ये कौन सा है? ये है अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक क्या है? दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता जो है इसको बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, छुआछूत को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो 18 का संबंध किससे है? इसका संबंध है उपाधियों के अंत से। आर्टिकल 18 का जो है संबंध है उपाधियों के अंत से, इसमें उपाधियों का अंत किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये किसमें किया गया है? ये आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ये किसमें है? ये आर्टिकल 19A जो है, तो ये इसमें इसके उपबंध किए गए हैं प्रेस की स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता जो है, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता या जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर जो है सबको ये आर्थिक समानता इसमें सम्मिलित नहीं की गई है मौलिक अधिकारों में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट है अनुच्छेद, ये जो इसका आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है 6 स्वतंत्रताएं आती हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर उन 6 स्वतंत्रताओं की बात कर लेते हैं। वो कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं आती हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत? तो पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का खंड 1A में। उसके बाद है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, ये है अनुच्छेद 19 में ही, और ये इसके खंड B में है। फिर है उसके बाद संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 का 1C में। उसके बाद है यहाँ पर ये भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार का जो है, तो ये है किसमें? अनुच्छेद 19 में, 19 के खंड D में। भारत में जो है अबाध संचरण, भारत में मतलब जो भारत का निवासी है, भारत का नागरिक है, वो कहीं पर भी जो है घूम सकता है, भारत में जो है कहीं भी मतलब कि संचरण कर सकता है, तो उसे ये संचरण का अधिकार है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार, तो ये है 19(1)E में। और यहाँ पर नेक्स्ट ये जो है कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 19 के खंड 1G में जो है ये सभी स्वतंत्रताएं इसमें दी हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो ये किसमें किया गया है? ये किया गया है आर्टिकल 20 के खंड C में। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में जो है अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं जो है स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? ये है आर्टिकल 20। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये कौन प्राप्त करता है? ये करता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? ये है संबंधित कौन सा? आर्टिकल 24।
नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो आर्टिकल 25 है इसमें प्रयुक्त जो ये हिंदू शब्द है इसके अंतर्गत यहाँ पर बौद्ध, जैन और सिखों को जो है सिख धर्म इसमें सम्मिलित किए गए हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वहाँ पर पारसी भी दे देता है, तो ये याद रखिए इसमें जो है पारसियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। आर्टिकल 25 में जो हिंदू शब्द है इसके अंतर्गत यहाँ पर बौद्ध, जैन और सिखों को सम्मिलित किया गया है, पारसियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो ये है कौन, न्यायपालिका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) जो है ये अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, ये किसको कहा था, ये कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल था 32। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है, ये दायर की जा सकती है कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये जो है पर्सनल फ्रीडम के लिए दायर की जा सकने वाली याचिका है। नेक्स्ट है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है, तो ये किसमें प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में, मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन का अधिकार। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब जो ये संपत्ति का अधिकार है पहले ये मौलिक अधिकारों में सम्मिलित था, अब जो है इसे केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ये बना दिया गया है 44वें संशोधन, जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो ये संपत्ति का अधिकार, राइट्स टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है, तो ये है वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट है यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है को EWS आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है कौन सा, अनुच्छेद 15(6) तथा अनुच्छेद जो है 16(6). नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये है फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है तो ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो वो कौन सा है जो नेशनल इमरजेंसी में भी जिसे समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था, ये पारित किया गया था वर्ष 1976 में, 1976 में। अब यहाँ पर जो है देख लेते हैं मूल अधिकार और उनसे जो है संबंधित आर्टिकल। समानता का अधिकार दिया है अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार दिया है अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। नेक्स्ट यहाँ पर जो शिक्षा और संबंधी शिक्षा जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है ये दिया है अनुच्छेद 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये दिया है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का तो अधिकार है, लेकिन हमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि जो ये
धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार इनको नहीं प्राप्त है। यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है धार्मिक संस्थाओं की, ये जो आर्टिकल 26 है इसके अंतर्गत जो सभी धर्मावलंबी हैं, जो अपने अपने धर्म को मानने वाले, वो जो अपनी पसंद की जो अपने धर्म की संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और अपने जो है धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, ये सभी अधिकार उनको प्राप्त हैं। लेकिन वे जो है किसी का धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं, ये कानूनी अपराध है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर DPSP की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? इनको जो है भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में दिया गया है? ये दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में। ये भाग 4 में वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। नेक्स्ट है समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। समान आचार संहिता जो है, तो ये क्या है? समान आचार संहिता ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता क्या है? ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो ये वाद्य योग्य नहीं है। नीति निर्देशक DPSP जो है तो ये वाद्य योग्य नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है किसमें? अनुच्छेद 43 का में। नेक्स्ट है भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ये है आर्टिकल 51। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जा सकते हैं। यह कथन किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था KT शाह ने। उन्होंने कहा था DPSP ऐसा एक चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार क्या है, इनका पेमेंट किया जा सकता है, इन्हें अदा किया जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम इनसे संबंधित DPSP से संबंधित आर्टिकल को देख लेते हैं। यहाँ पर इनकी शुरुआत होती है आर्टिकल 36 से। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना। और अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने के लिए प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार। अनुच्छेद 39 खा है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 घ पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 डा में है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने पाए। अनुच्छेद 40 का संबंध है यहाँ पर ग्राम पंचायतों के गठन। अनुच्छेद 40 जो है इसमें ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 संबंधित है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता से। अनुच्छेद 43 प्रावधान करता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की। यहाँ पर उसके अगला है अनुच्छेद 43 का है ये उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किसमें? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए आर्टिकल जो ये अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको सभी के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना। नेक्स्ट है
अनुच्छेद 46 इसमें SC/ST के जो दुर्बल वर्ग हैं इनके लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों की वृद्धि की गई है। अनुच्छेद 47 का संबंध है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का संबंध है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर जो है प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास करना। अनुच्छेद 48 का संबंध है पर्यावरण व संरक्षण व एवं जो है संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से। अनुच्छेद 49 का संबंध है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं के संरक्षण से। अनुच्छेद 50 का संबंध है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 जो है तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति करता है। यहाँ पर DPSP जो है तो इनका सभी आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 में सभी DPSP का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है। यहाँ पर जो ये फंडामेंटल राइट्स थे, ये राइट्स हैं, ये मूल अधिकार जो है ये कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ये सम्मिलित किया गया है पूर्व सोवियत संघ द्वारा, USSR द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो ये किसमें? ये भाग 4th A में। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें क्या है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है जो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो याद रखिए ये स्वर्ण सिंह समिति एक थी, इनकी सिफारिश पर ये 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी 1976 में गठित की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जब ये मूल कर्तव्य जो ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा 1976 में इनको बनाया गया था, इनको जोड़ा गया था, तो इसमें ये 10 थे। सिफारिश तो 8 को जोड़ने की गई थी, किंतु इन्हें 10 जोड़ा गया था। और बाद में जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें एक और जोड़ा गया, वो तब ये कुल हो गए कितने 11 हो गए। अब वर्तमान में जो है कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो ये नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्यों में रखा जाता है। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? ये नैतिक कर्तव्य या मॉरल ड्यूटी माना जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP का जो है अंग है। नेक्स्ट है महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना। ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है आर्टिकल 51 का के खंड 5 में। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो ये केवल जो है नागरिकों पर लागू होते हैं, ये प्रवासियों पर लागू नहीं होते। केवल जो नागरिक हैं जिनको नागरिकता प्रदान है उन पर ही लागू होते हैं मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें वो जो 11 नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है उनको यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला जो है मूल कर्तव्य है। दूसरा मूल कर्तव्य है यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां है भारत के सभी लोगों में समरसता
और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा मूल कर्तव्य है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां मूल कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवां यहाँ पर मूल कर्तव्य है तो वह है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मूल कर्तव्य है यहाँ पर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और यहाँ पर जो 11वां मूल कर्तव्य है ये है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो ऐसा कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था यदि कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रगान नहीं गाता है तो उसे राष्ट्रगान गाने के लिए जो है क्या बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक जो है कहा जाता है। जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? कहा जाता है PN भगवती को। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।